हेलो, मैं नरेंद्र राजपूत, गवर्नमेंट केमिस्ट्री लेक्चरर आपको लाइव क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से शुरुआत करेंगे और ये आपकी शुरुआत रहेगी केमिस्ट्री की लाइव क्लास ऑनलाइन में, क्योंकि कोरोना महामारी टाइम में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं सब विद्यार्थियों को लाइव क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ और इस लाइव क्लास में सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर से ये मैं स्टार्ट करूँगा। फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में अपना नेम लिख दें, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन-कौन लाइव क्लास ले रहा है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना नेम लिखिए, जिससे कि मैं लाइव क्लास इनिशिएट कर सकूँ। कमल सिंह केशव मीणा, लाइव क्लास में सम्मिलित होने के लिए आपका स्वागत। अपना अपना नेम कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। मदन मोहन सिंह, अमित कुमार, अपना नेम कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, जिससे कि मुझे मालूम चले कि कौन कौन लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं और लाइक करते जाएं। हाँ, गुड मॉर्निंग मदन मोहन सिंह। कृष्णा राजपूत, अमन शर्मा, कमल सिंह, केशव मीणा, फटाफट लाइव क्लास में अपना नेम लिखते जाइए। अमन शर्मा, राम राम बेटा, लाइक भी करते जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। कृष्णा राजपूत, हम सॉलिड स्टेट चैप्टर से एक तरफ से पढ़ेंगे, नए सिरे से पढ़ेंगे और बिल्कुल ये शुरुआत है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फटाफट जुड़ जाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट चैप्टर की बात करेंगे। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में सबसे पहले हम बेसिक चीज से शुरुआत करेंगे कि सब लोग जानते होंगे कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य के बारे में जानते होंगे। द्रव्य ऐसा पदार्थ है या ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान भी घेरता है, वो होता है द्रव्य। और ये द्रव्य कितने प्रकार का होता है? द्रव्य कितने प्रकार का होता है? द्रव्य मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। पांचवी क्या होती है? बीईसी। चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। और पांचवी होती है बीईसी। ठीक है। लेकिन मुख्य ठोस, द्रव, गैस, ये तीन ही होते हैं। मुख्य कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। अब कोई भी पदार्थ प्रकृति में ठोस, द्रव, गैस के रूप में कब पाया जाता है? उसके लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं। कोई भी पदार्थ है वो प्रकृति में ठोस अवस्था में पाया जाएगा या द्रव अवस्था में पाया जाएगा या गैस अवस्था में पाया जाएगा, उसके लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं?
पहला कारक है अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल। और दूसरा कारक है तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा, तापीय या ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, पहला अंतर आणविक आकर्षण बल, दूसरा है तापीय या ऊष्मीय ऊर्जा। अब बात करेंगे हम कि अंतर आणविक आकर्षण बल और तापीय या ऊष्मीय ऊर्जा किसी भी पदार्थ की कैसी होगी, जिससे वह पदार्थ कौन सी अवस्था में पाया जाएगा। तो देखिए, यदि पदार्थ के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल क्या हो, ज्यादा हो, अंतर आणविक आकर्षण बल क्या हो, ज्यादा हो, और तापीय या ऊष्मीय ऊर्जा कम हो, तापीय या ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो, कम हो, तो वो पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाएगा। कौन सी अवस्था में पाया जाएगा, ठोस अवस्था में। ओके, ठोस अवस्था में पाए जाने के लिए अंतर आणविक आकर्षण बल उन कणों के मध्य ज्यादा होगा। यदि किसी पदार्थ के कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा है और उसकी तापीय या ऊष्मीय ऊर्जा उन कणों की कम है, तो वह उस पदार्थ के जो कण है पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने से वह फिर ठोस अवस्था में क्या हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि यदि अंतर आणविक आकर्षण बल थोड़ा कमजोर हो, अंतर आणविक आकर्षण बल क्या हो, कमजोर हो। वीडियो क्वालिटी पर कर दें, चलो क्वालिटी पर कर देते हैं। तो देखिए, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो अंतर आणविक आकर्षण बल थोड़ा कमजोर हो जाए और तापीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा थोड़ा बढ़ जाए, तो द्रव में पाया जाएगा। लेकिन गैस के रूप में कब पाया जाएगा, गैस के रूप में तब पाया जाएगा जब उस पदार्थ के कणों के मध्य में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो बहुत कमजोर हो जाए और तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वह गैस के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, जैसे ये तीन पात्र हैं, उन तीनों पात्रों में हम ठोस, द्रव और गैस को इस तरह से भरें, तो देखिए ठोस के जो कण हैं वो इस तरह से पास पास आ जाएंगे, क्योंकि उनके मध्य, उन कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे वो कण पास पास आ जाते हैं, वे कण क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। और द्रव में देखेंगे तो ये इनके कण थोड़ा दूर दूर रहते हैं। ठीक है, और गैस में ये कण बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ठोस अवस्था में जो पदार्थ के कण पास पास क्यों आए, क्योंकि उनके कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा था। अंतर आणविक आकर्षण बल क्या था, बहुत ज्यादा था। द्रव में देखेंगे अंतर आणविक आकर्षण बल थोड़ा कमजोर हुआ, गैस में अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा कमजोर हुआ, बहुत कम हुआ। ठीक है, बहुत कम होने से वो कण दूर दूर बिखरे हैं, और दूर दूर बिखरे होने से वो गैस अवस्था में रूपांतरित हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठोस, द्रव, गैस में जो अंतर है वो किस टाइप का होता है। ठोस, द्रव, गैस में अंतर हम देखेंगे, तो देखिए इस तरह से हम अंतर देख लेते हैं ठोस, द्रव और गैस में। सबसे पहला जो अंतर है वो रहेगा इनके आकार के ऊपर। ठीक है, आकार देखेंगे
तो ठोसों का जो आकार है वो कैसा होता है? एक्चुअल में क्या है, ठोस पदार्थ हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, तो ठोसों का आकार है वो निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। ठोसों का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे द्रव की। द्रव का कोई आकार नहीं होता, क्योंकि द्रव को हम किसी पात्र में भर दें तो किसी भी पात्र में भरने पर उसका कोई आकार ही नहीं आता। ठीक है। तो द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। और गैसों का आकार भी देखेंगे तो वह भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आयतन की। आयतन देखेंगे, ठोसों का आयतन है वो निश्चित होता है। ठोसों का आयतन क्या होता है भैया? निश्चित होता है। ठोसों का आयतन, ठोसों का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो क्योंकि एक निश्चित ज्यामिति होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी निश्चित होती है, तो इनका जो आयतन है वो क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। देखो एक मैं उदाहरण से आपको बताता हूं कि द्रव का आयतन निश्चित क्यों होता है। जैसे 5 लीटर आपने पानी लिया और 5 लीटर पानी को आपने किसी बड़े थाल में उड़ेल दिया, फिर उसको तौला तो 5 लीटर ही बैठेगा। इसी प्रकार से आपने किसी पाइपलाइन में उसको उड़ेला तो भी वही 5 लीटर ही बैठेगा। कहने का मतलब उसका आयतन निश्चित है। तो द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन गैस का आयतन कोई निश्चित नहीं होता। जैसे हमने 1 लीटर गैस है उसको एक 10 बाई 10 के कमरे में छोड़ दिया, तो उसने 10 बाई 10 के कमरे को घेर लिया। अगर उस गैस को 1 लीटर गैस को 20 बाई 20 के कमरे में छोड़ देंगे तो 20 बाई 20 के कमरे को वह घेर लेगी। मतलब किसी भी स्थान, मतलब किसी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले स्थान पर हम उस गैस को छोड़ दें तो गैस उस स्थान को घेर लेगी। तो इसका मतलब यह है कि गैस का कोई आयतन नहीं होता। ठीक है। लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और गैस का आयतन कोई निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। ओके। तो ये 2 अंतर हो गए। इसके बाद देखेंगे घनत्व। घनत्व, आपको पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन को हम आकार से रिलेटेड कर ले सकते हैं। किससे? आकार से। तो आप देखेंगे कि जो ठोसों का घनत्व है तुलनात्मक रूप से, ठोसों का जो घनत्व है वो यहां देखेंगे तो आकार उस ठोसों का क्या होता है? कम होता है। भाई जैसे एक पदार्थ है, जैसे पानी ले लिया और पानी को आपने बर्फ में बदल दिया और ज्यादा गर्म किया तो वाष्प में बदल दिया, तो पानी की तीनों अवस्थाएं हो गई, ठोस द्रव गैस। अब जो ठोस होगा यानी बर्फ होगी, बर्फ का आकार क्या होगा? कम होगा। आकार कम होगा तो घनत्व ज्यादा होगा। तो एक ही पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अगर हम देखेंगे कि किसका घनत्व ज्यादा होगा किसका कम होगा, बर्फ का घनत्व कम क्यों होगा? वो क्या होता है? निम्न होता है। निम्न। और गैसों का जो घनत्व होता है वो निम्नतम होता है। गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। गैसों का घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है। ओके। तो घनत्व आपको समझ में आ गया होगा। बर्फ, पानी और जल वाष्प, तीनों में आकार आयतन किसका ज्यादा होता है? वाष्प का, जल वाष्प का। जिसका आकार व आयतन ज्यादा होगा घनत्व कम होगा। तो जल वाष्प का आकार आयतन क्या होता है? ज्यादा होता है, तो घनत्व उसका कम हो जाएगा। ओके। अब बात करते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल देखेंगे
तो ठोसों में अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, उच्चतम होता है, उच्चतम। ठीक है, और द्रव में उच्च होता है, लेकिन गैसों में क्या होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल निम्नतम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है गैसों में, क्योंकि गैसों के अणुओं के मध्य में आकर्षण बल कम होता है, इसलिए वे दूर दूर बिखरे रहते हैं। ठीक है, और ठोसों के कणों के मध्य में अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसलिए वो पास पास आ जाते हैं, तो अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अंतर आणविक दूरी। अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक दूरी देखेंगे। दूरी यानी कणों के मध्य में दूरी, तो कणों के में ज्यादा होगी, ठोसों के कणों के मध्य दूरी कम होगी। ठीक है, गैसों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा दूरी होती है कणों के मध्य में। तो अंतर आणविक दूरी की बात की हमने, तो यहां पर इस तरह से अंतर आणविक दूरी हुई, ठोसों में बहुत कम होती है, निम्न, द्रव में उच्च होती है, और गैसों में बहुत ज्यादा उच्चतम होती है अंतर आणविक दूरी। इसके बाद देखेंगे तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा ऑब्लिक ऊष्मीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा ऑब्लिक ऊष्मीय ऊर्जा की बात करेंगे तो यहां पर ठोसों में देखेंगे तापीय ऊर्जा, कणों के मध्य में जो तापीय ऊर्जा है या ऊष्मीय ऊर्जा है वो बहुत ही कम होती है, यानी निम्नतम होती है, निम्नतम। ठीक है, और इसकी क्या होती है, इसकी थोड़ी ज्यादा होती है, और गैसों की तापीय ऊर्जा उच्चतम होती है। तो इस तरह से हम ठोस द्रव गैस को हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें अंतर लिख सकते हैं कि ठोसों में क्या पाया जाता है, निबिड़ संकुलन पाया जाता है, निबिड़ संकुलन। ठीक है, निबिड़ संकुलन उपस्थित होता है। ठोसों में क्या होता है, निबिड़ संकुलन उपस्थित होता है, और द्रवों में क्या होता है, अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल वह हाइड्रोजन बंध, अंतर आणविक आकर्षण बल वह हाइड्रोजन बंध हो सकते हैं द्रव में। और गैस में देखेंगे तो गैस में क्या है, वान डर वाल्स आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वान डर वाल्स आकर्षण बल, वान डर वाल्स आकर्षण बल पाया जाता है गैसों में। ओके, तो इस तरह से ये ठोसों में देखेंगे, ये व्यवस्था के आधार पर इसको विभाजित किया। अब देखो ठोसों में जो व्यवस्था है वो अच्छी होती है, ठोसों में व्यवस्था क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, द्रव में कम अच्छी होती है, लेकिन गैसों की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती है। तो मैंने ये जो अंतर बताए ठोस द्रव गैस में, ये अंतर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आगे चलता हूं। इसके बाद हम ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण देखेंगे तो ठोस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं उसको हम बताएंगे। तो देखिए ठोसों का वर्गीकरण ठोस ज्यामिति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, और ठोस ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार के ठोस कौन कौन से होते हैं ज्यामिति के आधार पर, ठोस का वर्गीकरण, क्योंकि इस चैप्टर में हम ठोसों के बारे में ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे डिटेल। सबसे पहले ठोसों के गुणधर्म पढ़ लिए हमने। ठोसों के गुणधर्म में पहला गुणधर्म क्या था, ठोस कठोर एवं दृढ़ होते हैं, ठोसों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोसों के कणों के मध्य में प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, ठोसों के कणों की तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा कम होती है,
ठोसों के कणों की तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, और ये न्यूनतम रिक्त स्थान रखते हैं। ठोस के कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। ठोसों में उच्च निबिड़ संकुलन पाया जाता है। उच्च निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन का मतलब यहाँ ये है कि ठोस के कणों के मध्य में न्यूनतम रिक्त स्थान रहता है और वो पास पास व्यवस्थित हो जाते हैं, इसको कहते हैं निबिड़ संकुलन। तो ये निबिड़ संकुलन का गुण है वो ठोसों में पाया जाता है। निबिड़ संकुलन का गुण है वो किस में पाया जाता है, ठोसों में पाया जाता है निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन का मतलब आप समझ गए होंगे कि ठोस के कणों के मध्य, ठोस के कण इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनके कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहता है। इस प्रघटना को निबिड़ संकुलन कहते हैं, और ये निबिड़ संकुलन का गुण है ठोसों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ठोसों में पाया जाता है। ठोसों के कण है दोलन गति करते हैं। ठोसों के कण कौन सी गति करते हैं, दोलन गति, दोलन गति या कंपन गति करते हैं। ठोसों के कण हैं वो कौन सी गति करते हैं, दोलन गति या कंपन गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं, दोलन गति या कंपन गति करते हैं। दोलन गति या कंपन गति करते हैं। ये दोलन गति या कंपन गति क्या होती है, जैसे ये कण है, ये कण निश्चित स्थिति के इर्द गिर्द, यानी ये कण यहां से यहां पहुंच जाएगा और ये कण यहां से यहां पहुंच जाएगा, यानी निश्चित स्थिति के इर्द गिर्द जो कणों की गति होती है उसे दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, दोलन गति। तो ठोसों के कणों में दोलन गति पाई जाती है। दोलन गति को कंपन गति कहते हैं, ठीक है। और ठोसों में एक गुण और पाया जाता है, चालन गुण। ठोसों में चालन गुण पाया जाता है। कौन सा, चालन गुण। तो ये ठोसों की मुख्य गुणधर्म है। क्या है, ठोसों के मुख्य गुणधर्म। अब हम बात करेंगे कि ठोसों का वर्गीकरण करेंगे, तो ठोसों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। ज्यामिति के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। ज्यामिति के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित ज्यामिति होती है। ज्यामिति एक निश्चित ज्यामिति होती है, कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहता है, गलनांक निश्चित होते हैं, वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। निश्चित ज्यामिति, गलनांक, निश्चित ज्यामिति गलनांक होते हैं, कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान, कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। कणों के मध्य क्या होता है, न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। इसमें देखेंगे अनिश्चित ज्यामिति होती है, अनिश्चित ज्यामिति, और अनिश्चित गलनांक होता है। कणों के मध्य अनियमित रिक्त स्थान होता है। कणों के मध्य अनियमित रिक्त स्थान होता है। कणों के मध्य क्या होता है, अनियमित रिक्त स्थान, ठीक है। कैसा रिक्त स्थान होता है, अनियमित, कोई फिक्स नहीं होता। ओके, तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखेंगे, इनका जो विदलन गुण है, विदलन गुण उपस्थित, ये विदलन गुण क्या होता है, अगर इसको हम क्रिस्टलीय ठोसों को चाकू से काटें तो चाकू से काटने पर सपाट व चिकनी सतह वाले छोटे छोटे घन प्राप्त होते हैं। जैसे ये है बड़ा पासा, ये क्या है, घन है, और इस घन को अगर हम चाकू से काटें तो इसमें छोटे छोटे घन प्राप्त हों।
इसी प्रकार के, क्योंकि आपने पासा देखा है, पासा क्या होता है, घन का जो बड़ा रूप है वो पासा होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे घन होते हैं, अगर उसको चाकू से काटे तो उसमें छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे, तो विदलन गुण होगा उसमें। क्या होगा, विदलन गुण का मतलब इन्हें चाकू से काटने पर सपाट व चिकनी सतह वाले छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे, ये बड़ा घन है और ऐसे ही छोटे छोटे घन प्राप्त होंगे इसमें अगर चाकू से काटे इसको, ठीक है। लेकिन इसमें अकिष्टी ठोसों में ये अनुपस्थित होता है, विदलन गुण अनुपस्थित होता है, यानी इसको चाकू से काटेंगे तो अनियमित आकार के क्रिस्टल प्राप्त होंगे, तो अकिष्टी ठोसों में विदलन गुण नहीं होता है। तीसरी बात करेंगे, इनमें विषम देशकता का गुण पाया जाता है, विषम देशकता, विषम देशकता का गुण उपस्थित है, विषम देशकता का गुण पाया जाता है इनमें। क्रिस्टी ठोसों में विषम देशकता का गुण पाया जाता है और क्रिस्टी ठोसों में समदेशकता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण, समदेशकता का गुण उपस्थित होता है। ओके, शीतलन वक्र इनका क्या होता है, शीतलन वक्र, शीतलन वक्र असतत होता है इनका, असतत, ठीक है। और इनका शीतलन वक्र, शीतलन वक्र सतत होता है। विषम देशकता और शीतलन वक्र और समदेशकता, इनके बारे में हम अभी आगे जानकारी लेंगे। इनमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था है, अवयवी कण या ठोस कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था, दीर्घ परासी व्यवस्था यानी लॉन्ग रेंज पैटर्न होता है, लॉन्ग रेंज पैटर्न, यानी दीर्घ परासी व्यवस्था होती है इनमें। कैसी व्यवस्था होती है, इनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब यह है कि बड़ा कण, छोटा कण, बड़ा कण, छोटा कण, बड़ा कण, छोटा कण, कण, छोटा कण, बड़ा कण, यानी ये कणों के मध्य में जो रिक्त स्थान है वो निश्चित रहेगा। छोटे व बड़े कणों के मध्य में जो रिक्त स्थान है वो निश्चित रहेगा, ठीक है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। क्या रहेगी, यानी ये कभी रुकेगी नहीं। क्रिस्टी ठोसों में बड़े कण छोटे कण के बीच में जो रिक्त स्थान है वो लगातार फिक्स रहेगा और इस दीर्घ परासी व्यवस्था के गुण पाए जाएंगे क्रिस्टी ठोसों में। लेकिन अक्रिस्टी ठोसों में ऐसा नहीं पाया जाएगा। अक्रिस्टी ठोसों में क्या होगा, अक्रिस्टी ठोसों में अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था होगी। अक्रिस्टी ठोसों में अवयवी कणों की कैसी व्यवस्था होगी, अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था। कैसी व्यवस्था होगी, लघु परासी व्यवस्था का मतलब शॉर्ट रेंज पैटर्न। शॉर्ट रेंज पैटर्न का मतलब यह है कि बड़ा कण और छोटा कण और बड़ा कण, अभी यहाँ फिलहाल तो दूरी फिक्स है लेकिन फिर अनियमित हो जाएगी। छोटे छोटे कण पाए जाएंगे, बड़ा कण, और इसका भी कोई पता नहीं है कौन कितने स्थान पर पाया जाएगा, कितनी दूरी पर पाया जाएगा, यानी अनियमित व्यवस्था हो जाएगी अवयवी कणों की, जिससे इनकी लघु परासी व्यवस्था कहते हैं। शुरुआत में तो थोड़ा सही चलता है मामला इनका, बड़े कण और छोटे कण के बीच में रिक्त स्थान फिक्स रहता है, लेकिन फिर अनियमित हो जाता है, इसलिए लघु परासी व्यवस्था पाई जाएगी इनमें, ठीक है। तो ये जो मैं क्रिस्टी अक्रिस्टी ठोसों के 5 अंतर आपको मैंने बताए, ये आपके सामने प्रस्तुत है। अब इसके बाद हम बात करते हैं छठवां अंतर। छठवां अंतर इनमें क्या हो जाएगा, देखिए क्रिस्टी ठोसों को वास्तविक ठोस माना जाता है। क्या माना जाता है, क्रिस्टी ठोसों को वास्तविक ठोस माना जाता है। इनको वास्तविक ठोस माना जाता है। क्या माना जाता है, वास्तविक ठोस। और अक्रिस्टी ठोसों को कैसा माना जाता है, आभासी, आभासी या छदम, आभासी ठोस। इसको अधिशीतित द्रव भी कहते हैं, अधिशीतित द्रव, ठीक है। क्रिस्टी ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं
और अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी या छद्म या अधिशीतित द्रव कहते हैं। वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य में न्यूनतम रिक्त स्थान रहता है और स्थान फिक्स होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों के मध्य में रिक्त स्थान निश्चित नहीं होता और वह अनियमित व्यवस्था में पाए जाते हैं और द्रव के समान संरचना होती है। इनकी कैसी संरचना होती है? द्रव के समान संरचना होती है तथा द्रव के समान धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है। द्रव के समान धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है। तो द्रव के समान धीरे धीरे बहने का गुण पाए जाने के कारण इनको हम अधिशीतित द्रव कहते हैं। अधिशीतित, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोसों को अधिशीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें द्रव की समान संरचना होती है और द्रव के समान धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इनको हम अधिशीतित द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशीतित द्रव। ओके, तो ये मैंने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर बताए। अब मैं इनके उदाहरण दे देता हूं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे। देखिए, एक अंतर और हो जाएगा, अभी उदाहरण दे देंगे। मोलर गलन ऊष्मा। मोलर गलन ऊष्मा क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित होती है। मोलर गलन ऊष्मा, मोलर गलन ऊष्मा, क्रिस्टलीय ठोसों की मोलर गलन ऊष्मा निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की अनिश्चित होती है। ठीक है, अब मैं उदाहरण देखना चाहूंगा, तो उदाहरण देखेंगे तो क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे। देखिए, एक तो हो जाएगा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन हो जाएगा। ठीक है, नेफ्थलीन की संरचना ये होती है, दो बेंजीन आपस में जुड़ी होंगी। आपने नेफ्थलीन की गोलियां देखी होंगी टॉयलेट रूम में, वो सफेद गोलियां होती हैं, वो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं। ठीक है, और ये क्रिस्टलीय ठोस है नेफ्थलीन। इसी प्रकार NaCl नमक, ठीक है, हीरा हो जाएगा, सभी धातु हो जाएंगे, सभी धातु, मरकरी को छोड़ करके सभी धातु। ठीक है, लोहा, सोना, चांदी, पेंसिल हो जाएगी, पेंसिल। ठीक है, ये पेंसिल कौन सी? ये पेंसिल कौन सी हो जाएगी? जो लकड़ी वाली पेंसिल है वो हो जाएगी। ठीक है, लकड़ी वाली। ठीक है, यानी ग्रेफाइट वाली हो जाएगी, ध्यान रखना। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? मोम हो जाएगा, मोम, रबर हो जाएगी, कांच हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगी, प्लास्टिक। ठीक है, पॉलीथीन हो जाएगी, पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन हो जाएगी। ठीक है, और बहुलक हो जाएंगे, सभी बहुलक, सभी बहुलक, सभी बहुलक हो जाएंगे। जैसे पॉली शब्द आ रहा है, पॉलीयूरीथेन, पॉली शब्द आएगा वो सब हो जाएंगे, पॉलीयूरीथेन, पॉलीयूरीथेन। ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, उनमें पॉली शब्द जुड़ा हो, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ठीक है, इत्यादि। ये सारे के सारे अक्रिस्टलीय ठोसों में आ जाएंगे। किसमें? अक्रिस्टलीय ठोसों में। देखिए, एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज, इसका सूत्र SiO2 होता है। ये क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में बात करेंगे तो क्वार्ट्ज कांच हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्वार्ट्ज कांच, क्वार्ट्ज कांच, और केवल कांच, क्वार्ट्ज कांच और कांच दोनों ही अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। क्या होंगे? अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। ओके, तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में मैंने ये आपको अंतर बताए।
इसके बाद हम बात करेंगे कि ठोसों में जो गुण होता है, विषम देशिकता का गुण होता है, वो क्या होता है? विषम देशिकता, विषम देशिकता की बात करेंगे। विषम देशिकता क्या होती है? विषम देशिकता, विषम देशिकता इसको कहते हैं एन आइसोट्रॉपी। ठीक है, इसको हम एक चित्र से समझ लेते हैं। विषम देशिकता को हम एक चित्र से समझ लेते हैं इस तरह से। ठीक है, देखिए विषम देशिकता एक क्रिस्टलीय ठोसों में गुण पाया जाता है, और इसमें ये जो बड़े बड़े कण हैं, 4 बड़े कणों के बीच में एक छोटा कण, 4 बड़े कणों के बीच में एक छोटा कण, एक छोटा कण इस तरह से रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया? छोटा कण रख दिया 4 कणों के बीच में। ओके, ऐसे 4 कणों के बीच में छोटा कण रख दिया। अब देखेंगे कि अगर मैं इसमें प्रकाश गुजारूं, तो प्रकाश एक इस दिशा से गुजारूं, ए से बी दिशा में, तब इसका जो अपवर्तनांक है, कोई मान आया ए से बी दिशा में गुजारने पर इसका अपवर्तनांक आया 0.5 आया। कितना आया? 0.5। अब मैं इसको दूसरी दिशा से प्रकाश गुजारता हूं, ऐसे सी से डी दिशा में, सी से डी दिशा में प्रकाश गुजारा, तब उसका आया 0.6। कहने का मतलब है इसमें प्रकाश भिन्न भिन्न दिशा में गुजारेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों में क्या है कि अवयवी कणों के बीच में निश्चित व्यवस्था तो होती है। 4 बड़े कणों के बीच में एक छोटा कण आया, 4 बड़े कणों के बीच में एक छोटा कण आया, इनके बीच में जो दूरी है वो फिक्स है सब में, तो ये क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, भिन्न भिन्न दिशा से जो इसके गुणधर्म होंगे, भौतिक गुणधर्म, और भौतिक गुणधर्म कौन कौन से? जैसे अपवर्तनांक है, गलनांक है, अपवर्तनांक है, सॉरी, अपवर्तनांक है, और प्रतिरोधकता है, तनन सामर्थ्य है, चालकता है। ये जो मान है इसके भिन्न भिन्न दिशा में से ज्ञात करेंगे तो भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। इसी गुण को विषम देशिकता कहते हैं। तो विषम देशिकता आपको समझ में आ गई होगी। क्रिस्टलीय ठोसों में विभिन्न भौतिक गुणधर्म, विभिन्न भौतिक गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक, चालकता, तनन सामर्थ्य, प्रतिरोधकता इत्यादि भिन्न भिन्न दिशा में ज्ञात करने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। जैसे ए से बी दिशा में और सी से डी दिशा में इस क्रिस्टलीय ठोस में से प्रकाश गुजारा तो अपवर्तनांक अलग अलग आए, तो ये गुण विषम देशिकता हो गया। क्या हो गया? विषम देशिकता। और ऐसे क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक कहलाएंगे। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाएंगे? विषम देशिक कहलाएंगे। ओके, तो ये विषम देशिकता प्रदर्शित करने वाला क्रिस्टलीय ठोस का ये चित्र है। इसमें क्या है कि सभी बड़े और छोटे कणों के बीच में रिक्त स्थान निश्चित है, लेकिन जब हम प्रकाश ए से बी दिशा में गुजारेंगे तो इसमें बड़े बड़े कण एक तरफ हो गए, ठीक है, और छोटे छोटे कण एक तरफ हो गए, तो इसमें जो अपवर्तनांक आएगा वो कम आएगा। लेकिन सी से डी दिशा में प्रकाश गुजारेंगे तो बड़े कण छोटे कण, बड़े कण छोटे कण एक ही तरफ मिक्स हो गए, तो इसमें फिर अपवर्तनांक का मान ज्यादा आएगा। तो अलग अलग दिशा में प्रकाश गुजार रहे हैं तो अलग अलग मान आ रहे हैं। तो ये जो गुण है वो विषम देशिकता का गुण है, और ये प्रघटना विषम देशिकता कहलाएगी। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक कहलाएंगे। ध्यान रखें, क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, विषम देशिकता का गुण किसमें पाया जाता है? क्रिस्टलीय ठोसों में। लेकिन कुछ क्रिस्टलीय ठोस ऐसे भी हैं विषम देशिकता गुण नहीं दर्शाते। वो कौन से क्रिस्टलीय ठोस हैं? घनी क्रिस्टल निकाय, घनी क्रिस्टल निकाय वाले, घनी क्रिस्टल निकाय वाले क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिकता नहीं दर्शाते, विषम देशिकता नहीं दर्शाते। ठीक है, सभी क्रिस्टलीय ठोस दर्शाते हैं, केवल घनी क्रिस्टल निकाय वाले नहीं दर्शाते। और घनी क्रिस्टल निकाय में कौन कौन से आते हैं वो याद कर लें। NaCl है, ठीक है, NaCl,
और हीरा, दोनों को याद कर लें। नमक और हीरा, नमक और हीरा दोनों ही ये घनी क्रिस्टल निकाय में आते हैं और ये विषम देशकता गुण नहीं दर्शाते, सभी क्रिस्टलीय ठोस दर्शाते हैं। ठीक है, अधिकांश क्रिस्टलीय ठोस दर्शाते हैं। तो अधिकांश क्रिस्टलीय ठोस क्या दर्शाते हैं? अधिकांश क्रिस्टलीय ठोस विषम देशकता गुण दर्शाते हैं। तो याद करें, विषम देशकता गुण किस में पाया जाता है? क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, और अधिकांश क्रिस्टलीय ठोस विषम देशकता गुण दर्शाते हैं। कौन सा? विषम देशकता गुण दर्शाते हैं। तो विषम देशकता की परिभाषा आ जाए तो आप बता देंगे, क्रिस्टलीय ठोसों में विभिन्न भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, तनन सामर्थ्य, विद्युत प्रतिरोधकता, चालकता इत्यादि के मान भिन्न भिन्न दिशा में ज्ञात करने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, या सभी दिशा में ज्ञात करने पर अलग अलग प्राप्त होते हैं। इस गुण को विषम देशकता कहते हैं। और ऐसे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। सभी क्रिस्टलीय ठोस ज्यादा तरह से विषम देशकता दर्शाते हैं, लेकिन कुछ क्रिस्टलीय ठोस जैसे घनी क्रिस्टल निकाय, NaCl, हीरा, ये विषम देशकता नहीं दर्शाते। और ये क्यों नहीं दर्शाते? क्योंकि इनमें अच्छी दूरी और अच्छी कोण समान होते हैं। क्यों नहीं दर्शाते? क्योंकि अच्छी दूरी इनमें बराबर होती है। क्या होती है? अच्छी दूरी A बराबर B बराबर C होती हैं, और अच्छी कोण इनमें परस्पर बराबर होते हैं। अच्छी कोण क्या होते हैं? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, यानी अच्छी कोण इनके परस्पर लंबवत होते हैं। अच्छी दूरी, अच्छी कोण परस्पर समान होते हैं, ऐसे याद कर लें, ये रीजन है। तो विषम देशकता गुण प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय ठोसों में पाया गया। अब बात करेंगे समदेशकता। समदेशकता का गुण इसके विपरीत अक्रिस्टलीय ठोसों में पाएगा। किसमें पाएगा? अक्रिस्टलीय ठोसों में पाएगा। समदेशकता का जो गुण है वो किसमें पाएगा? समदेशकता गुण, समदेशकता का गुण है वो अक्रिस्टलीय ठोसों में पाएगा। किसमें पाएगा? अक्रिस्टलीय ठोसों में। ओके, तो समदेशकता गुण है वो अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भैया? अक्रिस्टलीय ठोसों में। ओके, इसमें क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस, जैसे कांच ले लें, कांच। तो कांच में प्रकाश गुजारेंगे, ये कांच है। इस कांच में प्रकाश किसी भी डायरेक्शन से गुजारा आपने, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से प्रकाश गुजारा, सभी दिशाओं में इसका अपवर्तनांक का मान समान आएगा। अपवर्तनांक का मान क्या आएगा? समान आएगा। कांच में सभी दिशाओं में अपवर्तनांक का मान क्या आएगा? समान आएगा। तो इसका मतलब है अपवर्तनांक का मान समान आ रहा है हर दिशा में, तो ये गुण समदेशकता हो गया। उसका रीजन क्या है? इसका मान समान क्यों आता है? क्योंकि प्रत्येक दिशा में बड़ा कण और छोटा कण, बड़ा कण और छोटा कण, बड़ा कण और छोटा कण समान रूप से आ जाता है। किसी भी दिशा में प्रकाश गुजार हैं तो उसमें बड़ा कण और छोटा कण ये बराबर आ जाते हैं। ठीक है, इनकी जो व्यवस्था होती है वो इस तरह से होती है, अनियमित व्यवस्था होती है। क्या होती है? अनियमित व्यवस्था होती है इनकी। इनकी कोई व्यवस्था अच्छी नहीं होती, इनकी अनियमित व्यवस्था होती है। जब हम प्रकाश ऐसे गुजार रहे हैं तो देखिए इसमें एक बड़ा कण और छोटा कण आ गया, बड़ा और छोटा कण। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से प्रकाश गुजार रहे हैं तो उसमें एक बड़ा कण और छोटा कण जरूर आएगा। यहाँ छोटा कण है, ये बड़ा कण है। किसी भी डायरेक्शन से प्रकाश गुजारा तो बड़ा कण और छोटा कण समान रूप से प्रभावित करता है प्रकाश को, जिससे अपवर्तनांक का मान समान आता है। तो कांच है, कांच एक अपशिष्ट ठोस है जिसमें विभिन्न दिशाओं से प्रकाश गुजारने पर समान अपवर्तनांक के मान प्राप्त होते हैं और सभी भौतिक गुणधर्म समान प्राप्त होते हैं किसी भी दिशा से। तो ये समदेशकता गुण पाया जाता है। वो किसमें पाया जाता है? समदेशकता गुण अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। तो समदेशकता की परिभाषा क्या होगी? समदेशकता की परिभाषा क्या होगी? अक्रिस्टलीय ठोसों में, कौन से ठोसों में? अक्रिस्टलीय ठोसों में। अक्रिस्टलीय ठोसों में विभिन्न भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, चालकता, विद्युत प्रतिरोधकता, तनन सामर्थ्य
इत्यादि के मान विभिन्न दिशा में ज्ञात करने पर समान प्राप्त होते हैं। इस गुण को समदैशिकता कहते हैं और ऐसे अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक कहलाते हैं। जैसे कांच, कांच में प्रकाश को किसी भी दिशा से गुजारा जाए तो उसमें जो भौतिक गुणधर्म हैं, अपवर्तनांक हैं और भी भौतिक गुणधर्म हैं, वो सभी के मान समान प्राप्त होंगे। अतः कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच एक क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। ओके, तो प्यारे बच्चों, आप विषमदैशिकता समदैशिकता समझ गए होंगे। विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोसों में और समदैशिकता गुण पाया जाता है अक्रिस्टलीय ठोसों में। याद रखना इसको। इसके बाद बात करते हैं हम शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व। शीतलन वक्र है जो क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र है वो असतत आता है। कैसा आता है? असतत। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से तापमान और समय के मध्य ये ग्राफ खींचा जाता है। ये इस टाइप का आता है, असतत आता है। कैसा आता है? असतत। कहने का मतलब ये है, असतत आने का कारण ये है कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके निश्चित गलनांक पर ये पिघलता है। निश्चित गलनांक पर पिघलता है। पिघलने के बाद ये निश्चित गलनांक पर ठंडा होता है और निश्चित गलनांक पर ये जम जाता है और निश्चित गलनांक पर ही इसका हिमांक और डाउन होता है। कहने का मतलब है कि निश्चित गलनांक पर ये पिघला, निश्चित ताप पर ये है द्रव में बदल गया और निश्चित ताप पर ये हिम यानी बर्फ में बदल गया और बर्फ के बाद बदलने के बाद इसका जो है तापमान और डाउन हो गया है, हिमांक। कहने का मतलब ये सारे के सारे मान अलग अलग निश्चित ताप पर हुए। ये सारे के सारे सभी घटनाएं निश्चित ताप पर हुई। तो तापमान और समय के मध्य खींचा गया जो वक्र है वो शीतलन वक्र कहलाता है और क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत प्राप्त होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होता है? असतत, डिसकंटिन्यूअस। कैसा प्राप्त होता है? डिसकंटिन्यूअस प्राप्त होता है, असतत प्राप्त होता है। ओके प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरह से याद कर लो कि शीतलन वक्र क्रिस्टलीय ठोसों का असतत प्राप्त होता है। कैसा? असतत, क्योंकि निश्चित ताप पर गलेगा और निश्चित ताप पर ये द्रव में बदलेगा और निश्चित ताप पर ये जम जाएगा हिमांक, हिम में, और फिर उसके बाद हिमांक होने के बाद उसका डाउन हो जाएगा हिमांक। और तो ये सारी घटनाएं निश्चित ताप पर होती हैं, तो इसलिए असतत आता है। इसके बाद क्रिस्टलीय ठोसों के असतत शीतलन वक्र आएंगे। ये क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र था। किसका? क्रिस्टलीय ठोस के लिए। तो क्रिस्टलीय ठोस के लिए ये शीतलन वक्र कैसा आया? असतत। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए देखेंगे, जैसे कांच है, कांच को आपने गलाना चाहा तो कांच क्या है? धीरे धीरे गलेगा, उसका कोई निश्चित गलनांक नहीं। ठीक है, और जब ये धीरे धीरे ये अपने प्रगटना दर्शाएगा, ठीक है, यानी कांच है इस तरह से, ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा, यानी कहने का मतलब ये धीरे धीरे गलेगा और गल जाएगा तो इसका फिर तापमान धीरे धीरे डाउन होगा। धीरे धीरे होता है इसमें। ये जो घटना है तापमान और समय के मध्य जो घटना होगी इसमें निश्चित ताप पर नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये धीरे धीरे ये जमता है और धीरे धीरे पिघलता है। ठीक है, जैसे समय के साथ देखेंगे तो तापमान इसका धीरे धीरे ऊपर बढ़ाएंगे तो ये पिघलता जाएगा, धीरे धीरे पिघलता जाएगा और उस द्रव में बदल जाएगा तो धीरे धीरे जमाएंगे तो जमता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम जैसे रबर को ले लें, रबर है, कांच है, घी ले लें, घी, घी जो ठोस अवस्था में होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस है। रिफाइंड ले लें, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। इनको हम पिघलाएंगे तो ये धीरे धीरे पिघलेंगे, इनका कोई गलनांक निश्चित नहीं होता, इसलिए इनका लगातार शीतलन वक्र आएगा। कैसा आएगा? लगातार, धीरे धीरे इनके डाउन होते हैं ग्राफ, और गर्म करेंगे तो धीरे धीरे पिघलेंगे।
तो इनका कैसा शीतलन वक्र आएगा? सतत आएगा, सतत शीतलन वक्र। अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र कैसा आता है? अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र सतत आता है। कैसा आता है प्यारे बच्चों? सतत आता है। ओके, देखिए आज की मेरे लाइव क्लास में सॉलिड स्टेट के जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया उसको आप अच्छी तरह से घर पे पढ़ें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितनी बार देख सकें उतनी बार देखें और कॉपी पेन लेकर के इसको नोट जरूर करें। आज की वीडियो को आप जितना कंठस्थ कर लेंगे आगे वाली वीडियो आपको उतनी ही समझ में आएगी, ठीक है। और गंभीरता से आप इसको नोट्स बनाते जाएं। मैं इस चैप्टर के साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आपने देखा है तो इसको लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो घर बैठे ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें तब तक, क्योंकि कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है। आप जितनी दूरी बना करके रहें, घर पर सुरक्षित रहें और आप अपनी जितनी लाइफ को सुरक्षित कर लें उतना ही जीवन आपका बेहतर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और इसके बाद में कल की जो वीडियो पढ़ाऊंगा, आज की वीडियो को आप कंठस्थ कर लेंगे, बढ़िया तरह से याद कर लेंगे, तभी वो आगे वाली वीडियो समझ में आएगी। तो मैं चाह रहा हूं कि आप इसको नोट कर लें, ठीक है। वीडियो को बार बार देखें, आपको जितना हो सके अच्छी तरह से समझ लें इसको, ठीक है। तो आज की लाइव क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं।